हेलो एवरीवन। स्टार्टिंग अ बिजनेस, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता हम कि किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में डील कर रहे हैं, उसके फीचर क्या है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। जब भी हमसे कोई पूछता है कॉमनली कि आप क्या कर रहे हो, तो हम कहते हैं मैं कंपनी रन कर रहा हूँ। वो पूछता है कंपनी में कितने लोग हैं, तो आप बोलते हैं कंपनी में तो एक ही लोग हैं। जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है वो हैरान हो जाता है, लेकिन जो जवाब दे रहा होता है उसकी गलती नहीं होती है। एक्चुअली उसको मालूम ही नहीं होता है कंपनी में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर वो अकेले बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए जो टर्म है वो क्या है। टर्म्स की नॉलेज नहीं होती, उसके फीचर्स की नॉलेज नहीं होती, उसके प्रॉस एंड कॉन्स की नॉलेज नहीं होती। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो कि एक इंक्यूबेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई और समाधान का एक ज्वाइंट एफर्ट है, जो एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करता है, आइडियाज को नर्चर करता है, एक्सपर्ट्स के थ्रू कनेक्ट करता है, प्रोफेशनल एपिसोड्स के थ्रू गाइड करता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को दिखा के, इंडस्ट्री विजिट करा के, वर्कशॉप सेमिनार्स और जिस माध्यम से भी एजुकेट किया जा सकता है उसके थ्रू एजुकेट करके एक एंटरप्रेन्योर को, एक बडिंग एंटरप्रेन्योर को, एक प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर को वेल इक्विप्ड करता है कि जब भी उससे कोई सवाल पूछा जाए तो वो आंसर कर सके, उसे कॉन्फिडेंस हो कि वो क्या कर रहा है उस वेंचर के लिए, जो एक्चुअल टर्म है वो उसे पता हो। तो इसी सीरीज में, इस प्रोफेशनल सीरीज के एपिसोड में, जो कि कंपनी लॉ पे बेस्ड है, मैं आपको आज बताऊंगी स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो होता है वो होता है चॉइस। आप बिजनेसेस में कैसे चूज करें, कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करें। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जान लेना कि फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कितनी। तो हम स्टार्ट करते हैं कंपनी से। कंपनी कंपनी के कई प्रकार हो सकते हैं। पहले है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसमें पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये प्राइवेटली ओन्ड होती है। इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है जो कंपनी को रन करते हैं, डे टू डे मैनेजमेंट देखते हैं, वो मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो 2 होती है। और जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स जो इसकी इक्विटी को सब्सक्राइब करते हैं वो 2 होते हैं। मैक्सिममली इसमें जो नंबर्स का रेशियो है वो 200 तक पहुंच सकता है, ये लिमिट है उसकी। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो एक प्राइवेट कंपनी होल्ड कर सकती है वो 15 है। इट एंजॉयज कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टिंग बीइंग का कंपनी परपेचुअल सक्सेशन एंजॉय करती है। ये प्राइवेटली क्लोज्ड ओन बिजनेस के लिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। इसके प्रॉस ये है कि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंटिन्यूटी रहती है कि अगर मान लीजिए डायरेक्टर्स में से, ओनर्स में से बाय चांस किसी की डेथ हो जाए तो इसके एग्जिस्टेंस में, कंपनी के एग्जिस्टेंस और शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के एग्जिस्टेंस दोनों सेपरेट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके कॉन्स में है कि इसमें टैक्सेशन का जो रेट है, स्लैब है, दैट इज 30%। इसमें रिक्वायरमेंट्स बहुत होती हैं, इसके मैनेजिंग अथॉरिटीज है लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसमें लगेगी, आपके इनकम टैक्स एक्ट लगेगा, तो उन सब का कॉम्प्लायंस होता है जो बर्डनसम है। लेकिन कंपनी क्योंकि कंपनी है तो इट एंजॉयज अ गुडविल। तो एक ये सोर्स ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर रहेगा पब्लिक लिमिटेड। एज अ नेम सजेस्ट इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच पब्लिक इज डायरेक्टली इंटरेस्टेड, जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट लगा हो। इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है दैट इज योर 3 डायरेक्टर्स मिनिमम। मैक्सिमम कैन बी 15 एंड इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर योर मेंबर्स हैं दैट इज 7। दैट इज 7 सब्सक्राइबर और 7 मेंबर्स चाहिए। इसमें लिमिट मेंबर्स पे कुछ नहीं है, यू कैन हैव एन नंबर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि पब्लिक है, एज अ नेचर इसका पब्लिक है, तो उसमें पब्लिक से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पब्लिक इशू ला सकते हैं, तो उसमें मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती है। इसके शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं। हाँ, इट पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी से ज्यादा गुडविल एंजॉय करती है, क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा होता है तो ट्रांसपेरेंसी बहुत होती है, गवर्नेंस हाई होती है, तो इट एंजॉयज बेटर गुडविल देन योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्रोज में वही है, लिमिटेड लायबिलिटी है, इट ऑफर्स कंटिन्यूटी, सेपरेट लीगल एंटिटी है। पब्लिक क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा है तो पब्लिक इससे बहुत इजीली रिलेट कर लेती है। इसमें बिजनेस की फंडिंग बहुत इजी हो जाती है। व्हेन यू गो टू द बैंक एंड से यू ओन अ कंपनी, तो उसके गुडविल पे आपको फंड्स मिल जाते हैं, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, टर्नओवर होता है, उस पे आपको फंड्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। जो कॉन्स है, क्योंकि ये गुडविल ज्यादा एंजॉय कर रही है एंड इट एंजॉय मोर बेनिफिट, तो उसके कॉन्स भी वैसे ही होते हैं। इट हैज लार्ज लीगल रिक्वायरमेंट्स। कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन है इसमें। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हर साल कंप्लायंस होता है, हर
चीज में जब चेंज आता है तो कुछ कंप्लायंस होता है, तो इट्स लिटिल बिट, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज लिटिल बिट ज्यादा है कंपैरेटिवली टू योर प्राइवेट कंपनी। द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू कैन ऑप्ट इज योर ओपीसी, दैट इज वन पर्सन कंपनी। ये बहुत ही रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड हुई है। इसमें जो बेनिफिट है वो है कि जो सोल प्रोपराइटर इंडिविजुअल बंदा बिजनेस चला रहा था, वो अब कॉर्पोरेट एंटिटी का जो फायदे हैं वो एंजॉय कर सकता है। तो इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सोल प्रोपराइटरशिप एंड योर कंपनी कॉर्पोरेट एंटिटी। तो सोल प्रोपराइटरशिप के बेनिफिट्स एंड कॉर्पोरेट एंटिटी के बेनिफिट्स को मर्ज करके ओपीसी बनाई गई है। इसमें इसका बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इसके फीचर्स होते हैं। इट्स अ सिंगल मेंबर कंपनी, इसमें सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। इसमें जो मैंडेटरी होता है वो एक नॉमिनी डायरेक्टर को मैंडेटरी रिक्वायर्ड होता है कि इन केस अगर ये सिंगल ओन पर्सन कंपनी है और अगर द ओनर डाइज और बाय एनी रीजन, तो इसका जो बेनिफिट है इस कंपनी का वो नॉमिनी डायरेक्टर पे चला जाता है। इसमें जो है एक चीज, एक जो बेसिक चीज है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं इसमें एक लिमिटेशन है कि ओपीसी एक सर्टेन लेवल तक ओपीसी रह सकती है। ओपीसी को मैंडेटरी कन्वर्ट करना होगा अगर उसकी पेड अप जो एग्जीड कर रही है 50 लाख रुपीज से, या उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर फॉर द लास्ट 3 इयर्स एक्सीड्स ₹2 करोड़, तो उसे मैंडेटरीली अपने आप को ओपीसी से प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करना होगा। इसके कुछ प्रोहिबिशंस है, लिमिटेशंस है कि इट कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी जो चैरिटेबल कंपनी होती है उस पे ये कन्वर्ट नहीं कर सकता। प्लस ये एनबीएफसी पे कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो OPC is the best form of business for those who are operating singly, क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट एंटिटी और एक गुडविल है, परपेचुअल सक्सेशन है, इजी ट्रांसफरेबिलिटी है और वन मैन शो है। इट्स अ वन मैन शो, इट्स अ वन मैन ओनरशिप combined with your the characteristics or features of company। फिर जो आज की डेट में हाईली डिस्कस्ड और पॉपुलर कह सकते हैं जो है वो है एलएलपी, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दिस इज गवर्न बाय इट्स ओन एक्ट जो कि है एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी में जो है वो इट इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर पार्टनरशिप प्लस कॉर्पोरेट। इसमें पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट्स के इट्स अ हाइब्रिड ऑफ बोथ ऑफ इट। इट रन्स बाय अ एलएलपी एग्रीमेंट, दैट इज योर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू रन होता है। इसमें कंपनीज एक्ट नहीं, इसमें एलएलपी एक्ट लगता है। इसमें मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, जिसमें कंडीशन है कि वन जो है एक पार्टनर जो है वो इंडियन होना चाहिए। आप एलएलपी जो एलएलपी है वो एलएलपी एक्ट के थ्रू रन होती है और एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू रन होती है। तो एलएलपी में कोई भी चेंजेस करने हो तो आपको इसके एलएलपी एग्रीमेंट को मॉडिफाई करना होगा, उसके थ्रू ये मॉडिफिकेशन हो जाता है। जो इसका फायदा है कि ये पार्टनरशिप के कंपैरेटिवली ये लिमिटेड लायबिलिटी को एंजॉय करता है। कॉस्ट ऑफ सेटिंग जो है वो कंपैरेटिवली बाकी और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कम है। इसमें लीगल रिस्ट्रिक्शंस और कंप्लायंसेस कंपनी से फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंपनीज फ्रॉम द कंपनीज एक्ट इज मिनिमम। और जो इसमें ना स्लैब रेट इज सेम एज द कॉर्पोरेट, दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इट। ये 30% का स्लैब रेट लगेगा इसमें। और ये स्केलेबल बिजनेस नहीं कर सकता। अगर लार्ज वॉल्यूम में आप जा रहे हैं तो ये लार्ज वॉल्यूम में नहीं रन हो सकता, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हम सब जानते हैं और बहुत इजीली फॉर्म हो जाती है, ये कंपनीज एक्ट के थ्रू गवर्न नहीं होती है। इसका खुद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 जो उसके तहत ये गवर्न होती है। इट्स एन एसोसिएशन ऑफ टू पर्संस और मोर हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड कैरी ऑन बिजनेस, एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन लॉस ऑफ द बिजनेस। और म्यूचुअली अगर किसी वेंचर के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनरशिप में आता है। जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म को आप रजिस्टर करें। हाँ, पार्टनरशिप जो फर्म है वो एक सिंपल पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू फॉर्म हो जाती है, उसके रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप कोई लीगल राइट चाहते हैं, अगर आप कोई आइडेंटिटी चाहते हैं, तो आपको डीड को जरूर रजिस्टर कराना चाहिए, क्योंकि अगर डीड रजिस्टर नहीं हुई तो आप किसी के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते और कोई आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता। तो ये है कि अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं तो गेट इट रजिस्टर, वो ज्यादा बेटर है। इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है।
क्योंकि इसमें पार्टनरशिप में पार्टनर्स आर पर्सनली liable for any loss occurring or for any mishappening occurring to the firm, तो उनकी जो पर्सनल एसेट्स है वो भी अटैच्ड हो जाती हैं। एडवांटेज में अगर देखें तो बहुत जल्दी बन जाती हैं, मतलब पार्टनरशिप अगर रजिस्टर ना भी करे तो इट्स अ पार्टनरशिप, एग्जिस्टेंस तो पार्टनरशिप की तरह है। लेकिन ये है कि लार्ज स्केलेबल और गुडविल नहीं एंजॉय कर पाता, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बट आप अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कम दरों पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू कैन बिगिन विद। नेक्स्ट, एलएलपी और पार्टनरशिप। एलएलपी जो है दैट इज गवर्न बाय इट्स एलएलपी एक्ट, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, और पार्टनरशिप अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और 1992 से गवर्न करता है। वो पूरा एलएलपी पूरा कॉर्पोरेट चीजें एंजॉय करता है, हालांकि पार्टनरशिप जो है उसका अपना सेपरेट एक्ट है, अपने सेपरेट एडवांटेज है, बट लायबिलिटी इज अनलिमिटेड वहां पर, और एलएलपी में लायबिलिटी इज लिमिटेड। कॉर्पोरेट है तो वो परपेचुअल सक्सेशन और कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस एंजॉय करता है, जो कि पार्टनरशिप में नहीं होता है। मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं, उनमें कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो इजिली डिसॉल्व हो जाएगी, आपकी पार्टनरशिप फर्म की कोई एग्जिस्टेंस नहीं। बट एलएलपी के केस में ऐसा हो सकता है, पार्टनर्स में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो पार्टनर्स चेंज हो जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, तो इट कैन कंटिन्यूटी है इसके अंदर। इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू पार्टनरशिप। बट पार्टनरशिप फॉर अ स्मॉल स्केल इफ यू आर स्टार्टिंग विद, बट आप चाहते हैं कि यू आर फ्यूचर में आप एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, तो एलएलपी वुड बी योर बेटर ऑप्शन। फिर उसके बाद है सोल प्रोप्राइटरशिप, वेरी सिंपल टू स्टार्ट। कोई भी सिंगल पर्सन, ट्रेडर आप जो देखते हैं, छोटी छोटी शॉप्स देखते हैं, दे ऑल आर सोल प्रोप्राइटर। इसमें आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं जिसमें जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है, आपका टर्नओवर जो है वो 20 लाख से एक्सीड कर रहा है, जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आ गई, तो आप जीएसटी में रजिस्टर करेंगे, वही आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो गया। आपकी जो इनकम है वही आपकी फर्म की इनकम हो गई। इसमें इंडिविजुअल स्लैब रेट लगता है, और आप जितने भी इंडिविजुअल को रिबेट्स और डिडक्शंस होते हैं वो सब आप इंजॉय कर सकते हैं। तो और ये बहुत ही सिंपल टू फॉर्म होता है, क्विकली बन जाता है। यू थिंक टू स्टार्ट अ बिजनेस और आप कल चाहे तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और आपका जब टर्नओवर एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गया तो आप पर्टिकुलर बिजनेस का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं जब आपका एक बहुत लार्ज टर्नओवर। इट्स अ मिनिमम, मैं कहूंगी ये बहुत ही कम रिस्की वेंचर है। तो जो डरते हैं, जो रिस्क टेकर्स नहीं हैं, वो इससे बिगिन कर सकते हैं। और कोई आपसे पूछे कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और सिंगली कर रहे हैं तो उस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहेंगे, तो यू कैन प्राउडली से इट्स अ सोल प्रोप्राइटर कंसर्न, आई एम द ओनर ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर फर्म। अब ओपीसी जो कि कॉम्बिनेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप प्लस कोऑपरेटिव का, और सोल प्रोप्राइटरशिप का देखिए कोई लीगल एंटिटी नहीं होता, इसके अगेंस्ट केस फेस करना बहुत डिफिकल्ट है, और ये किसी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता अगर अनटिल अनलेस उसका बिजनेस रजिस्टर ना हो। और ओपीसी के केस में एक लीगल एंटिटी है, अपनी खुद की आइडेंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, मान लीजिए ओनर चला भी गया तो जो नॉमिनी डायरेक्टर ही विल टेक ओवर द बिजनेस एंड ही विल कंटिन्यू टू डू दैट। रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है ओपीसी में, क्योंकि इसमें बिजनेस भी रजिस्टर हो रहा है, और द कंपनी इज इटसेल्फ गेटिंग रजिस्टर्ड, जबकि बिजनेस की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है सोल प्रोप्राइटरशिप में, बट द ओनर इटसेल्फ डजंट रिक्वायर एनी रजिस्ट्रेशन। उसके पैन कार्ड से, उसके इंडिविजुअल के आईडी से भी उसके अकाउंट खुल सकते हैं और उसका बिजनेस चल सकता है। फाइनेंस की जहां बात करें, अगर आप फाइनेंस लेने जा रहे हैं तो शायद ओपीसी को प्रेफर किया जाएगा और सोल प्रोप्राइटरशिप को नहीं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपकी इंडिविजुअल इनकम को कंप्यूट किया जाता है इन केस ऑफ फंडिंग, और ओपीसी में आपकी बिजनेस इनकम जो आपकी कंपनी की इनकम है प्लस योर इनकम इज टू अलग अलग कंप्यूट किया जाता है। तो जहां फाइनेंशियली टर्म आती है तो ओपीसी इज बेटर, बट अगर रिस्क कम लेना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेटर टू स्टार्ट विद। निधि कंपनी, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, दिस इज ऑल्सो गवर्न अंडर कंपनीज एक्ट 2013, 1956 था, अब ऑल्टर करके 2013 हो गया है, जिसमें नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हुए हैं। इट्स अ क्लास ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 डायरेक्टर्स एंड 7 सब्सक्राइबर एज पब्लिक कंपनी, वैसे ही वर्क करता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज कल्टिवेटिंग द हैबिट्स ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर्स। इसमें
डिपॉजिट्स अलाउ करे गए हैं बट ओनली फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर्स को ही डिपॉजिट्स आप ले सकते हैं और मेंबर्स को ही पैसे दे सकते हैं। तो और इसमें एक जो कंडीशन है वो ये है कि 1 साल के अंदर आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। पहली कंडीशन ये कि आपके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 तक पहुंच गए हों। दूसरी, आपका जो नेट ओन्ड फंड्स हो वो 10 लाख के करीबन हो और आपका जो नेट ओन्ड फंड्स और डिपॉजिट का रेशियो है वो 1:20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अनइंक्यूम्बर्ड टर्म डिपॉजिट है मस्ट बी एटलीस्ट 10% ऑफ योर टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। ये सब कंडीशन जिस दिन आप निधि कंपनी बनाते हैं, मान लीजिए अगर 2015 में निधि कंपनी बना रहे तो बाय द एंड ऑफ 31 मार्च 2016 यू हैव टू कंप्लाई विद ऑल दीज कंडीशन, अदरवाइज आप निधि कंपनी के क्राइटेरिया से परव्यू से आप बाहर हो जाएंगे, यू विल बी अ डिफॉल्टर। ये बेसिकली जो है एनबीएफसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसे लेने देने का काम करते हैं। तो इसमें मेंबर्स को आप पैसे दे सकते हैं और उनसे पैसे ले सकते हैं, इसका ये नेचर है। फिर उसके बाद है प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी जो है इट्स अ हाइब्रिड ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका प्राइमरली डील्स विद एग्रीकल्चर एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग। इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है दैट इज योर 5 एंड योर शेयर होल्डर इज 10। ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं वो सब मिलके इसे फॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखिए इसका नेचर जो है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी को प्रमोट करने का है। ये उस सेंस उस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो फार्मर्स या सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलके कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। तो इट्स अ एग्रीकल्चर रिलेटेड organization, type of organization. फिर लास्ट वी द कैटेगरी है दैट इज योर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो व्यवसाय जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी मैटर नहीं करता, जो सोशल नेचर के होते हैं। उसमें 3 टाइप के होते हैं, एक ट्रस्ट हो गया, एक सोसाइटी हो गया और एक कंपनी में सेक्शन 8 कंपनी होगा। ट्रस्ट इज गवर्न बाय योर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ट्रस्ट का मतलब है एन ऑब्लिगेशन which is annexed to the ownership of the property arising out of the confidence reposed in the owner। यानी कि किसी प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रस्ट किया जाए किसी दूसरे पर्सन पे फॉर द बेनिफिट ऑफ द थर्ड अदर पर्सन। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, उसे उसका ओनरशिप किसी और को दिया जाता है किसी और के बेनिफिट के लिए, दैट इज द ट्रस्ट, व्हाट एग्जैक्टली द ट्रस्ट इज एंड इट इज गवर्न बाय इट्स ओन एक्ट दैट इज इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। देन द सेकंड वन इज सोसाइटी व्हिच सेज any 7 members or persons or more associated for any literally literacy or scientific or charitable purpose। और जो सारे पर्पस उसके सेक्शन 20 में लिस्टेड है, अगर इस पर्पस के लिए बनती है और मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते हुए बनती है तो वो सोसाइटी कहलाती है, सोसाइटी फॉर चैरिटेबल पर्पस। ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट डीड से गवर्न होगा, सोसाइटी जो है आपका वो इस मेमोरेंडम से गवर्न होता है। एंड द थर्ड इन द फॉर्म ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज योर सेक्शन 8 कंपनीज which is earlier which is section 25 company in companies act 1956 जो कहती है कि कोई भी कंपनी, it's a corporate enjoys corporate identity, कोई भी कंपनी which pertains to for promoting commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, protection of environment or any such other objective, provided the proper profit if any applied in the promotion of the same objective and no dividend is paid। यानी कि प्रॉफिट जो है, जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, उसी को प्रमोट करने के लिए यूज होगा, कोई इसमें पर्सनल मोटिव नहीं होगा। दैट इज व्हाई दीज ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमने ये सारे ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिए, अब हम कौन सा ऑप्ट करें। तो 4 चीजें हैं जो आप ध्यान रखिए बिफोर चूजिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहला, नेचर ऑफ बिजनेस। आप किस नेचर है, आपका नेचर क्या है। आप प्रमोशन सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं, आप मॉनेटरी टर्म्स के लिए कर रहे हैं, या आपका एक छोटा सा वेंचर है, आप सिंगली करना चाहते हैं, या आप प्राइवेटली ओन रखना चाहते हैं। तो वो नेचर क्या है, किस क्या मोटिव है, आपका नेचर क्या है आपके बिजनेस का, उसको ध्यान में रखिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अब लार्ज स्केल में ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो कंपनी विल बी अ बेटर ऑफ। आप नहीं रिस्क लेना चाहते, आप छोटे स्केल में ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एलएलपी हो गया, वो बेटर ऑर्गेनाइजेशन है। फिर उसके बाद ओनरशिप फ्री, आप रिस्क कितना लेना चाह रहे हैं, आप ओनरशिप
कितनी है आपकी उसमें। अगर आप चाहते हैं कि मैं सोलिली ओन करूँ ऑर्गेनाइजेशन, तो ओपीसी आप कर सकते हैं, आप सोल प्रोप्राइटर कर सकते हैं। आप चाहते नहीं कि हम, मैं चाहता हूं कि ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड रहे सो डेट कि ज्यादा लोग इन्वॉल्व हों, बेटर तरीके से चले, तो आप कंपनी फॉर्म में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें ओनरशिप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। फिर आपकी फंड की रिक्वायरमेंट क्या है, आप कैपिटल कितनी लगाएंगे, या आप किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, आपको फंड फ्यूचर में डाइवर्सिफिकेशन की कितनी रिक्वायरमेंट है, आप फंड कितना चाहते हैं, इस सब चीजों को ध्यान रख के आप डिसाइड कर सकते हैं आपकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो। सो डैट कि अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप पहले से पता हो कि आप किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चूज कर रहे हैं, और उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, आपके लिए बेनिफिट क्या है। इस प्रोफेशनल एपिसोड का यही उद्देश्य था कि आपको बेसिक बताया जाए कि अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपकी नॉलेज कितनी होनी चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए। इस एपिसोड को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू। अगर आपको बहुत और डिटेल्स चाहिए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इस वीडियो में डाल सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को गो थ्रू कर सकते हैं, दैट इज योर entrepreneurshipindia.tv, या हमें मेल कर सकते हैं samitisamaadhan@gmail.com। हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं industryyincubator.co.in। हमें फोन कर सकते हैं। जैसी भी क्वेरी हो हम डील करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा ये एपिसोड हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।